हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विक्टर ई फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस बुक को टोटल 24 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय बने कंसंट्रेशन कैंप की स्टोरी इस बुक में बताई गई है। विक्टर ई फ्रैंकल उसी कंसंट्रेशन कैंप के एक कैदी थे। उस कंसंट्रेशन कैंप में आते ही सारे कैदियों से उनकी सारी चीज़ें छीन ली जाती थी और उन्हें एक नंबर दे दिया जाता था। वो नंबर ही उनकी पहचान थी। जब भी कोई कैदी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर करता या कोई भी बुरा बिहेवियर करता तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। इन्हीं कैदियों में से जो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव, वायलेंट या ब्रूटल बिहेवियर के होते थे, उन्हें प्रिजन का वार्डन बना दिया जाता था। प्रिजन के वार्डन के पास पर्याप्त भोजन होता था करने के लिए, पर वहाँ के कैदियों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था। जब भी उस कंसंट्रेशन कैंप में कोई बस आती तो वो एक सर्टेन नंबर के कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, एक कैंप से दूसरे कैंप तक ले जाती थी और फाइनली वो बस उन्हें उस गैस चैम्बर तक ले जाती जहां बहुत सारी पॉइजनस गैस होने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। तो हर कैदी और उसके दोस्त यही कोशिश करते थे कि वो किसी तरह से खुद को और अपने दोस्तों को उस बस में चढ़ने से रोक पाएं। विक्टर पेशे से एक डॉक्टर थे, पर कैंप में उन्हें रेलवे लाइन की खुदाई करने का काम दिया जाता है। क्रिसमस के दिन उन्हें इस काम के लिए एक प्रीमियम कूपन मिल जाता है जिसकी वैल्यू 12 सिगरेट्स के बराबर होती है और 12 सिगरेट्स को वो 12 सूप्स के लिए एक्सचेंज कर सकते थे और 12 सूप्स का मतलब है कि वो भुखमरी से कुछ दिन के लिए खुद को बचा सकते थे। सिगरेट पीने की छूट केवल वार्डन को थी या फिर उस प्रिजनर को जिसे वो सिगरेट कोई बहुत ही डेंजरस काम करने की वजह से मिला है। लेकिन जो भी अपनी सिगरेट खुद पीता था उसे देखकर लोग ये एज्यूम कर लेते थे कि वो अपने जीने की आशा छोड़ चुका है। विक्टर ई फ्रैंकल के साथ 1500 कैदियों को एक कैंप से दूसरे कैंप में ले जाया जाता है। हर कैदी ये उम्मीद कर रहा था कि उसे किसी न किसी वर्क फोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। उस कैंप में पहुंचने के बाद विक्टर को वहां के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को खाना मिलता होगा और उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। ये भ्रम ऐसा ही था जैसे रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होता है। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि सब लोग 2 लाइन में खड़े हो जाएं, औरतें अलग और आदमी अलग। अब एक सीनियर ऑफिसर आता है जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है लेफ्ट में जाने के लिए या फिर राइट में जाने के लिए, और ज़्यादातर लोगों को वो लेफ्ट की तरफ भेजता। लेफ्ट में जाने का मतलब था कि वीक और बीमार लोग जो कि काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा जहाँ पॉइजनस गैस होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राइट में जाने का मतलब था कि उन्हें वर्कफोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। जब विक्टर का नंबर आता है तो विक्टर स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं और फाइनली उन्हें वर्कफोर्स में ऐड कर लिया जाता है। विक्टर के साथ आए 1500 कैदियों में से 90% लोग को गैस चैम्बर में भेज दिया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद प्रिजनर कैंप के अंदर आते हैं जहां उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है। उनके हेड को शेव कर दिया जाता है, उनके बॉडी के हर एक बाल को शेव कर दिया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है सावर करने के लिए। पर फिर भी प्रिजनर खुश थे क्योंकि उन्हें कम से कम पानी तो मिला सावर करने के लिए। उन प्रिजनर को बस इतनी परमिशन मिलती है कि वो अपना शूज अपने साथ रख सकते थे। यहाँ पहुँचने के बाद लोगों का ये भ्रम खत्म हो जाता है कि इंसान को जीने के लिए सर्टेन आवर्स की स्लीप की ज़रूरत होती है। यहाँ 8 फीट के बेड पर 9 लोग सोते थे। 2 ब्लैंकेट को वो 9 लोग शेयर करते थे। कीचड़ से सने हुए अपने शूज़ को वो पिलो की तरह इस्तेमाल करते थे। यहाँ कोई भी ब्रश नहीं करता था। यहाँ लोग टी शर्ट्स को 1.5 साल तक पहनते थे जब तक कि वो टी शर्ट अपने टी शर्ट होने की अपीयरेंस को खो न दे। नेक्स्ट डे विक्टर के एक कलीग जो इस कैंप में कई दिनों से रह रहे थे वो विक्टर से मिलने आते हैं। वो विक्टर को बताते हैं कि डरो मत, रोज शेव करो, अगर कांच से भी शेव करना पड़े तो करो, अगर अपना ब्रेड देकर, लास्ट ब्रेड देकर भी तुम्हें शेव करना पड़े तो करो। यहाँ सरवाइव करने का सिर्फ एक तरीका है कि काम करने के लिए फिट दिखो, वरना तुम्हें गैस चैम्बर में भेज दिया जाए। शुरुआत के दिनों में जब किसी कैदियों के ग्रुप को बुरी तरह से पीटा जाता था, उनके चीखने की आवाज़ आती थी तो दूसरे कैदी उस तरफ देखते भी नहीं थे। वो उनके दर्द को महसूस नहीं करना चाहते थे। पर यहाँ कुछ समय बिताते बिताते यहाँ इंसान के सारे इमोशन ख़त्म हो गए थे। विक्टर से एक कैदी जो अभी 2 घंटे पहले बात किया था उसकी मौत हो जाती है। विक्टर उसकी बॉडी के सामने आराम से बैठकर लालच से अपना सूप पी रहे थे। कोई उसकी जैकेट निकाल रहा था, कोई उसके शूज़ निकाल रहा था जो वहाँ उनके अपने सर्वाइवल के लिए काम आती थी। यहाँ किसी को कोई भी इमोशन महसूस नहीं हो रहा है। कुछ दिन उस कैंप में बिताते बिताते प्रिजनर के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ठीक ढंग से चल सके। 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में उन्हें गड्ढा खोदना था
और मिट्टी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। सारे कैदियों की तरह विक्टर का पैर भी स्वॉलन हो जाता है। उनकी स्किन इतनी टाइट हो जाती है कि वो अपने घुटने को बेंड भी नहीं कर सकते थे। वो अपने शूज़ को बिना लेस के ही पहनते थे ताकि वो शूज़ उनके पैरों में फिट आ सके। ऐसे हालात में एक कदम चलना भी टॉर्चर होता है, पर विक्टर को घंटों स्नो से कवर्ड उस ग्राउंड में मार्च करना पड़ता था। उन्हें खाने के लिए ब्रेड का 10वां पार्ट दिया जाता था और थोड़ा सा सूप दिया जाता था। यहाँ कोई किसी प्रिजनर के बारे में नहीं सोचता है, हर किसी के ड्रीम सिर्फ फूड के बारे में है। इतना कम फूड मिलने की वजह से लोग फूड को घंटों डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करते हैं कि उनकी फेवरेट टाइप की फूड कौन सी है, वो प्रिजन से आज़ाद होने के बाद कौन सा फूड खाएंगे। जब ह्यूमन बॉडी को फूड नहीं मिलता तो वो अपना प्रोटीन खुद ही खाने लगती है। यहाँ धीरे धीरे लोगों की बॉडी स्केलेटन जैसी होने लगती है और लोग मरने लगते हैं। अब यहाँ के कैदी डिस्कस करते हैं कि अब कौन मरने वाला है और वो खुद कब मरने वाले हैं। कुछ दिन बाद वर्क साइट पर जाते हुए एक कैदी विक्टर से कहता है कि अगर हमारी वाइफ्स हमें इस कंडीशन में देखती तो क्या सोचती। विक्टर को भी अपनी वाइफ की याद आने लगती है। वो ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसे कि वो अपनी वाइफ के साथ हैं, वो उनसे बात कर रही हैं, वो पूरे दिन अपनी वाइफ के बारे में सोचते हैं। तब उन्हें एहसास होता है लव इज़ द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल थ्रू विच अ मैन कैन एस्पायर। वो अपने सफरिंग की वजह ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो इतनी सफरिंग की वजह से एक न एक दिन अपनी वाइफ से ज़रूर मिलेंगे। कुछ दिन बाद एक डॉक्टर्स की टीम आती है जिन्हें वॉलंटियर करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है। विक्टर के सारे कलीग जाने से मना कर देते हैं, पर विक्टर को लगता है कि अगर यहाँ पे मैं एक लेबर की तरह मर गया इस कैंप में तो मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो वो उन्हें वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विक्टर जब उस पेशेंट्स के पास जाते हैं तो उन्हें एस्पिरिन की 10 टैबलेट्स मिलती है जो कि एक दर्द की दवा थी। इन 10 टैबलेट्स को 50 पेशेंट्स को कई दिनों तक दिया जाना था। विक्टर जो पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता था उसे उस एस्पिरिन की हाफ टैबलेट देते थे और जो भी थोड़े ठीक कंडीशन में होता था उसे वो सिर्फ इनकरेज कर सकते थे। विक्टर को कुछ दिन बाद एक कैंप से दूसरे कैंप में ले जाया जाता है जहां वो कई सारे पेशेंट्स को देखते हैं। वो अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम अगर कभी मेरी वाइफ से मिलना तो उसे बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता था, मैं उसकी कितनी बातें किया करता था। एक दिन विक्टर का एक दोस्त उनसे कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है और वो विक्टर को अपने साथ ले जाना चाहता है। जब विक्टर के एक पेशेंट को ये बात पता चलती है कि विक्टर यहाँ से जा रहे हैं तो वो बहुत उदास हो जाता है। विक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है और वो अपने दोस्त से साथ में जाने के लिए मना कर देते हैं। विक्टर मना करने के बाद बहुत दुखी होते हैं, पर उन्हें इनरली पीस भी महसूस होता है। इस कैंप के इस माहौल में भी कई लोग मेंटली फ्री हो पा रहे थे, स्पिरिचुअल हाइट्स को अटेन कर पा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो कब आज़ाद होंगे। सबसे ज़्यादा लोगों की मौत क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में होती है, क्योंकि लोग ये आशा कर रहे थे कि क्रिसमस के वक्त वो अपनी फैमिली के साथ होंगे। जब ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी आशा छोड़ देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। उन्हीं में से एक प्रिजनर था जिसे ये सपना आता है कि 30 मार्च को उसकी आज़ादी हो जाएगी प्रिजन से। जब ऐसा नहीं होता तो 29 मार्च को वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है और 31 मार्च को उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि उसने जीने की आशा छोड़ दी थी। ही हु हैज़ अ राइट टू लिव कैन बियर एनी हाउ। जिसके भी लाइफ का कोई पर्पस था वो सर्वाइव कर पाया, और जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था उसकी आसानी से डेथ हो गई। हमारी लाइफ में भी जब हमें पता होता है कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो हम लाइफ को पूरी तरह से जी पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और जब हम ऐसे गोल्स नहीं बनाते जिसका कोई पर्पस नहीं है तो हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है और जीने का कोई मकसद समझ में नहीं आता और फाइनली वी डाई। लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। मीनिंगलेस लाइफ इज इक्वल टू डेथ। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपकी लाइफ को वैल्यू देता हो। अपनी लाइफ में मीनिंग को ऐड करने के लिए आप अच्छी किताबों का सहारा ले सकते हैं। अच्छी किताबों को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।